हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के इस नए लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ अ कम्युनिटी। उसके अंतर्गत हम सबसे पहला फैक्टर फिजिकल फैक्टर देख लिए थे, और फिजिकल फैक्टर में हमने तीन बातें देखी थी। पहला कि वहाँ का ज्योग्राफी कैसा होगा, दूसरा वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होगा, और तीसरा वहाँ के कम्युनिटी का साइज कितना होगा। तो उसी लेक्चर को हम आज कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि और कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी कम्युनिटी के हेल्थ को प्रभावित करता है। तो आइए, मैं नितेश कुमार आप सभी दर्शकों का, व्यूअर्स का, स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आपके अपने बहुत ही खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम इंटेंस फोकस एकेडमी है। चलिए, तो फिजिकल फैक्टर्स के बाद अब बारी आती है दूसरे फैक्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन की। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब औद्योगिकीकरण। कौन से क्षेत्र में, कौन से देश में कितना उद्योग स्थापित हो रहा है, कितनी फैक्ट्रियां स्थापित हो रही हैं, है ना, इसको कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसका मतलब क्या होता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हम क्यों पढ़ रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ अ कंट्री मे गिव राइज टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स। मतलब क्या होगा, किसी देश में, किसी क्षेत्र में यदि औद्योगिकीकरण हो रहा है, उसके दो पहलू हो सकते हैं। क्या क्या? एक तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव कैसे होगा? पॉजिटिव हम सभी जानते हैं कि यदि किसी जगह पे कोई इंडस्ट्री स्थापित हो रही है तो वहाँ का डेवलपमेंट अच्छे से होगा, वहाँ की जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, लोगों को जॉब मिलेगा, है ना। लेकिन दूसरा पहलू क्या होता है कि यदि सभी मानकों पे वह उद्योग स्थापित नहीं हो, यदि सभी स्टैंडर्ड्स को वो इंडस्ट्री फुलफिल नहीं करे, तो वो पोल्यूशन कॉज करती है ना। तो वही उसका एग्जांपल है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू डेवलपमेंट बट एट द सेम टाइम कॉजेज एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड हेल्थ हैजार्ड्स। उदाहरण के लिए हम सब 1984 का भोपाल गैस ट्रेजेडी जानते हैं ना। इट वाज ओनली ड्यू टू द सम फॉल्ट दैट कॉज वेरी सीवियर हेल्थ हैजार्ड, है ना। मिथाइल आइसोसाइनाइड के लीक के कारण वहां पे बहुत से लोगों की जान चली गई थी। तो वहां पे क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन सही तो था, लोगों को जॉब मिल रही थी, लेकिन कुछ एक मिस्टेक से क्या हुआ, हेल्थ हैजार्ड प्रॉब्लम हो गया, बहुत सारे लोग जान गवा बैठे अपना। तो हमको ध्यान देना है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन करे तो ठीक, लेकिन वो पैमाने पे हो, मानक को मानते हुए हो। अगला फैक्टर क्या था, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, है ना। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, किसी भी कम्युनिटी की सोसाइटी और वहां का कल्चर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है वहां के लोगों के स्वास्थ्य पे। तो सबसे पहला हम इसमें देखते हैं कल्चर के बारे में क्या कहा जाता है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर दैट डिसाइड्स द हेल्थ ऑफ अ कम्युनिटी। मतलब कम्युनिटी के हेल्थ को डिसाइड करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या माना जाता है, कल्चर। या हम किस कल्चर से आते हैं ये डिपेंड करेगा कि हमारा हेल्थ कैसा होगा। क्यों कि ईच कल्चर है डिफरेंट ईटिंग एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस, है ना। अलग अलग कल्चर के लोगों का खाना बनाने का, खाना खाने का हैबिट अलग होता है ना। उदाहरण के लिए जैन धर्म के जो भी लोग होते हैं, जैन धर्म के लोग क्या करते हैं, वो शाम में खाना खाते हैं, रात में खाते ही नहीं है। और नॉन वेजिटेरियन तो बिल्कुल ही खाना का बिल्कुल अवॉइड करते हैं कि नॉन वेज खाना खाना ही नहीं है। तो वो डिफरेंट होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, यदि नॉन वेजिटेरियन डाइट नहीं ले रहे हैं तो प्रोटीन का रिच सोर्स हमारे से क्या होगा, अवॉइड हो जाएगा, निकल जाएगा हमारे डाइट से। तो प्रोटीन का कहीं ना कहीं माल न्यूट्रिशन हो सकता है। और दूसरा बात क्या है कि कुकिंग प्रैक्टिसेस, हम खाने को किस तरह से बनाते हैं, कुछ लोग बॉईल करते हैं, कुछ लोग कच्चा खाते हैं, तो अलग अलग का जो अपना अपना मानना होता है ना। तो उसी कल्चर में बनाने का और खाने का, दोनों के तरीके पे उन लोगों का स्वास्थ्य निर्भर करता है ना। और अगला क्या है, जब हम एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ द कम्युनिटी शी सर्व्स। मान लीजिए आप कम्युनिटी हेल्थ नर्स हैं, ओके, और आप किसी कम्युनिटी में सेवा देने के लिए जा रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम वहां के लोगों के कल्चरल बिलीफ्स को मान्यता दें, है ना। उसको ध्यान में रखते हुए वहां के लोगों को सुझाव देना है ना। ऐसा नहीं कि कोई पेशेंट है, कोई वैसा कम्युनिटी में गए हैं जो कि कम्युनिटी क्या है, शाकाहारी है, और हम उसको डाइट बताएं कि नहीं आपको ये मतलब ये कुछ नॉन वेज खाना पड़ेगा, है ना। उसको ध्यान में रखना है। और अगला ये था कल्चर। अगला है बिलीफ्स एंड ट्रेडिशंस एंड प्रीजुडिसेस। मतलब कि हमारी क्या क्या मान्यताएं हैं, क्या क्या परंपराएं हैं, है ना, और हम क्या क्या पहले से मान करके चलते हैं। तो इसके बारे में कहा जाता है कि पीपल टेंड टू प्रैक्टिस रॉन्ग थिंग्स बिकॉज दे बिलीव दैट इट इज बीन प्रैक्टिस्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। हम जब गांव घरों में जाएंगे तो वहां पे देखेंगे कि बहुत सी महिलाएं क्या करती हैं, कुछ वैसे प्रैक्टिसेस को लागू अभी भी मानती हैं जिसका कोई वजूद नहीं है। उदाहरण के लिए राजस्थान के कुछ इलाकों में पर्दा प्रथा का भी बहुत ज्यादा प्रचलन है, जिसका कि कोई मान्यता नहीं है क्यों किया जाता है, लेकिन वो किया जाता है।
हालांकि उसका हेल्थ से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि कुछ वैसे प्रैक्टिसेस हैं जो कि गलत है, लेकिन फिर अभी भी लोग उसका पालन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि ये हमारे पूर्वजों के द्वारा की जा रही है, उसको पालन किया जा रहा है, तो हम भी इसका पालन कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है वीनिंग मतलब कि कब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग से शिफ्ट करना है ग्रेन ईटिंग मतलब अनाज खिलाने पे। तो उसके लिए जो साइंस कहती है, मेडिकल साइंस कहती है कि 6 महीने एक आइडियल एज है कि बच्चे जन्म के बाद बच्चे को 6 महीने, जन्म के 6 महीने के बाद बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग से अनाज के ऊपर शिफ्ट करवाया जा सकता है। लेकिन गांव घरों में कुछ महिलाओं का ऐसा मानना होता है कि नहीं, जब तक 1 साल का बच्चा नहीं होगा तब तक हम उसको दूध मतलब ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि इससे उसको डायरिया हो सकता है, जो कि बिल्कुल भी मेडिकल साइंस नहीं मानती है। तो इसके एग्जाम्पल को भी हम लिखेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी लीजिए। तो अभी तक हम देख रहे थे दूसरा पॉइंट, बिलीफ, ट्रेडिशंस एंड प्रीजुडिसेस। अब इसके एग्जाम्पल की बारी है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि जो कुछ समुदाय में महिलाएं होती हैं, जो माँ होती है, वो क्या कहती है अपने बच्चे को स्तनपान तब तक कराती है जब तक कि उनके बच्चे 1 वर्ष के ना हो जाए। इसके पीछे उनका मानना ये होता है कि यदि 1 वर्ष से पहले बच्चों को स्तनपान छुड़वाया जाए तो बच्चों को डायरिया हो सकता है। यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग को यदि अबेंडन किया जाए तो बच्चों को क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है, जो कि मेडिकल साइंस नहीं मानती है। सही उम्र क्या है ब्रेस्ट वीनिंग के लिए? अच्छा, वीनिंग एक प्रक्रिया है। वीनिंग क्या है? वीनिंग इज अ प्रोसेस जो कि ब्रेस्ट फीडिंग से ग्रेन्स पे शिफ्ट करना है बच्चे को, है ना। ब्रेस्ट फीडिंग से ग्रेन्स पे शिफ्ट करना है। बच्चा जो जन्म लेता है तो उसका एक्सक्लूसिव फूड इज अ मदर्स मिल्क। बच्चे का केवल और केवल भोजन होता है मदर्स मिल्क। लेकिन कुछ एक निश्चित निर्धारित समय होता है जब हमको बच्चे को माँ के दूध से अनाज पे शिफ्ट करना होता है ना। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो प्रोसेस कहलाती है वीनिंग। वो प्रोसेस क्या कहलाती है? वीनिंग। तो जो वीनिंग का सही समय है, वीनिंग का सही समय है 6 मंथ, है ना। वीनिंग का सही समय है 6 मंथ। मतलब हम 6 महीने में बच्चे को क्या कर सकते हैं? दूध, माँ के दूध से अनाज पे शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर एक्सटर्नल कुछ फैक्टर्स पे, कुछ बाहर से दूध दे सकते हैं ना। तो ये था ट्रेडिशंस एंड प्रीजुडिसेस। अब अगला फैक्टर आता है इकोनॉमी, है ना। अगला फैक्टर क्या है? इकोनॉमी। इकोनॉमी के बारे में कहा जाता है कि इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी कैन अफेक्ट द हेल्थ स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी बिकॉज द प्रोविजन ऑफ हेल्थ सर्विसेज इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन द रिसोर्सेज अवेलेबल, है ना। कि कौन से समुदाय में कितना रिसोर्स अवेलेबल है, इसके ऊपर ही निर्भर करता है कि वहां के समुदाय के लोगों का स्वास्थ्य कैसा होगा, है ना। क्यों? और अच्छा, इसका इकोनॉमी से क्या लेना देना? अच्छा, एक वैसा सोसाइटी जिसके पास पैसे की मात्रा अधिक है, एक रिच सोसाइटी और एक पुअर सोसाइटी। तो बताओ, आप लोग कमेंट में बताइए कि रिच सोसाइटी का हेल्थ स्टेटस अच्छा होगा या फिर पुअर सोसाइटी का? क्यों? क्योंकि रिच सोसाइटी का स्टेटस इसलिए भी अच्छा होगा क्योंकि उसके पास मनी है और उसके पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी ज्यादा, उपलब्धता क्या है? ज्यादा है। जबकि पुअर फैमिली और पुअर कम्युनिटी हो, वहां पे रिसोर्सेज कम होंगे। अगला फैक्टर आता है पॉलिटिक्स। अगला फैक्टर पॉलिटिक्स मतलब वैसा सरकार, डिसीजन ऑफ रूलिंग गवर्नमेंट इन अ स्टेट लेवल और एट सेंट्रल लेवल, है ना। स्टेट लेवल या फिर सेंट्रल लेवल प्रमोट और डिमोट द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी। मतलब किसी भी राज्य की सरकार या फिर केंद्र की सरकार जो नियम बनाएगी वो वहां के समुदाय पे, वहां के राज्य के जनता पे उसके हेल्थ को क्या करेगी? प्रभावित करेगी। कैसे? क्योंकि यदि सरकार जनता के हित में स्वास्थ्य संबंधित से कोई पॉलिसीज बनाती है, कोई नियम बनाती है, तो उसका सीधा लाभ किसको मिलता है? आम जनता को मिलता है। यदि वो ज्यादा अच्छे नियम बनाती है, ये इलाज मुफ्त हो, इलाज में कम पैसे लगे, भीड़ कम हो, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो, नर्सेस की उपलब्धता हॉस्पिटल्स में ज्यादा हो, तो क्या होगा? लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सकेंगी। तो ये इसी बात को बताता है कि पॉलिटिक्स, जो कोई भी रूलिंग सरकार है, उसका डिसीजन क्या होगा? किसी भी स्टेट या सेंट्रल में डायरेक्टली क्या कर देगी? किसी भी कम्युनिटी के हेल्थ को प्रभावित कर सकती है। आगे आते हैं रिलीजन या फिर धर्म। किसी भी समुदाय, सम रिलीजियस कम्युनिटी लिमिट द टाइप ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। ध्यान देना, लिमिट द टाइप ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, ओनली सम रिलीजियस कम्युनिटी, है ना। कुछ धार्मिक समुदाय जो है मेडिकल ट्रीटमेंट के रेजिमेंट को कम कर देते हैं ना, कि हमें इस तरह का दवाई नहीं लेना है,
मेडिकल, अच्छा इसका क्या लिखना है, क्या सम रिलीजियस कम्युनिटी लिमिट द टाइप ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट देयर मेंबर्स में रिसीव। इसका बेस्ट एग्जांपल लिखता है कि कुछ कम्युनिटीज में क्या करते हैं, इसका एग्जांपल क्या लिखता है, सम कम्युनिटीज inhibit the vaccination or immunization of their children, है ना। कुछ समुदाय के लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को वैक्सीनेशन या फिर इम्यूनाइजेशन करवाते ही नहीं है। क्यों? उनका मानना होता है कि इससे हमारे धर्म का, ये जो इम्यूनाइजेशन है, वैक्सीनेशन है, हमारे धर्म के खिलाफ है, जो कि इल प्रैक्टिस है, गलत बात है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, यदि हम वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन नहीं करवाएंगे तो बच्चों के ग्रोथ में बाधा आएगी, है ना। पोलियो जैसा वैक्सीन हो या फिर कोविड-19 का वैक्सीन हो, तो कुछ लोग अपने बच्चों को दिलवा ही नहीं रहे हैं, जो कि गलत बात है। और अगला है सोशल नॉर्म्स, है ना। सोशल नॉर्म्स, इस सोशल नॉर्म्स के बारे में कहा जाता है कि सोशल नॉर्म्स डिटरमाइंस द एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर ऑफ पीपल इन अ गिवन सोसाइटी। दिस कैन कॉज पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये कि जो किसी भी समुदाय में हम रह रहे हैं तो वो समुदाय अपना नियम कुछ कुछ खुद से बनाती है। जैसे कि इन सऊदी अरब की बात करें तो वहां पे अल्कोहलिज्म जो है बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है। यदि वहां पे कोई व्यक्ति अल्कोहल कंजम्पशन करते हुए पाया जाता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस होता है, उसके लिए बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है, कानूनी कार्रवाई, है ना। तो ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि वहां के लोगों ने ऐसा अपने अंदर एक अवधारणा बना लिया है कि जो शराब है या फिर अल्कोहल है वो क्या है, गलत चीज है। अच्छा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट, ध्यान देना, पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट, अल्कोहल हमेशा हानिकारक हो जरूरी नहीं है ना, अल्कोहल हमेशा हानिकारक हो जरूरी नहीं है, लेकिन यूज से करते करते यदि हम उसका अब्यूज करने लगे, है ना, यूज करते करते हम उसका अब्यूज करने लगे तो वो क्या करेगी, नेगेटिव इफेक्ट देने लगेगी, है ना, वो क्या देने लगेगी, नेगेटिव इफेक्ट। तो इसीलिए कुछ कम्युनिटीज क्या करते हैं, वैसे सब्सटेंस जिसका कि अब्यूज हो सकता है उसको बिल्कुल बैन कर देती है ना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है अल्कोहलिज्म का, कि सऊदी अरेबिया में अल्कोहलिज्म क्या है, अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है ना, बिल्कुल उसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता है। और अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट क्या है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। इसको कई बार हम लोग SES से डिनोट करते हैं, SES, है ना, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में क्या लिखा हुआ है कि पुअर पीपल लिव इन हाउसेस विदाउट बेसिक सैनिटेशन, है ना, हाउसेस विदाउट बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज, ठीक है। अच्छा, और क्या लिखा हुआ है कि दिस इनवाइट्स मेनी diseases, although rich people can keep away the diseases related to hygiene, but they are more prone to disease like obesity, diabetes, hypertension, etc. मतलब ये हुआ कि जो गरीब घर के लोग हैं ना, उनके यहाँ पे बहुत बेसिक साफ सफाई की सुविधाएं नहीं होती हैं, जिसके कारण वहां पे उनको डिजीज बहुत सारा हो सकता है ना, बहुत सारा डिजीज आसानी से फैल सकता है। जबकि वैसे घरों के लोग जिनके पास की अच्छा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, उनकी कमाई अच्छी है ना, तो वो क्या कर सकते हैं, ये साफ सफाई संबंधित रोग से तो बच सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें कोई रोग नहीं होगा, उन्हें रोग हो सकता है। कैसा, तो ये ओबेसिटी मतलब मोटापा, डायबिटीज यानी मधुमेह, जिसको कि आम भाषा में क्या बोलते हैं, चीनी होना, शुगर का बीमारी हो जाना, और हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर से रिलेटेड डिजीज होगा, जो कि आपको बाद में पता चलेगा जब आप पढ़ेंगे मेडिसिन। तो हाइपरटेंशन का हम लोग शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं, HTN, है ना, कैपिटल H कैपिटल T कैपिटल N, HTN। और भी बहुत तरह की बीमारियां हो सकती है ना, तो आप इसको नोट कर लें, समझ लें और लिख लें, है ना। तब तक हम आगे की टॉपिक पे अब अगली लेक्चर में आते हैं। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स के बाद अब बारी आती है चौथे फैक्टर, जिसका नाम है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें क्या है कि इट इज द एफिशिएंट मींस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेस ऑफ द कम्युनिटी। क्या है इसका मतलब, क्या हुआ कि कम्युनिटी में जितना भी रिसोर्स मौजूद है ना, किसी भी कम्युनिटी में जितना भी रिसोर्सेस मौजूद है उसको हम एक अच्छे तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में किसी कम्युनिटी के हेल्थ के बेटरमेंट के लिए लगा सकते हैं। इसका मतलब यही होगा कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेंगे कि जितने भी रिसोर्सेस मौजूद हैं उस कम्युनिटी में, उसका एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज तरीके में हम लोग यूटिलाइजेशन कर सके, ताकि कम्युनिटी का हेल्थ सुधर सके, है ना।
अब आते हैं अगली फैक्टर जिसका नाम है इंडिविजुअल बिहेवियर्स, है ना। इंडिविजुअल बिहेवियर्स में लिखा गया है कि इट इंक्लूड्स द इंडिविजुअल्स ओन बिहेवियर एंड प्रैक्टिस टुवर्ड्स द हेल्थ स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी। मतलब किसी व्यक्ति के अपने व्यवहार, है ना, किसी व्यक्ति के अपने व्यवहार और उसके द्वारा किए गए काम किसके प्रति, हेल्थ स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी के प्रति। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि कोई माँ, है ना, मदर, जो कि अपने चाइल्ड को किसके लिए ले जाती है, वैक्सीनेशन के लिए, है ना। चाइल्ड अपने मदर अपने चाइल्ड को कहां ले जाती है, वैक्सीनेशन सेंटर पे, है ना। तो इससे क्या हो रहा है कि वो जो मदर है अपने अंदर खुद से एक सेंस डेवलप की कि हम अपने बच्चे को कहां ले जाएं, वैक्सीनेशन सेंटर पे, ताकि क्या हो सके वो कि बाकी आने वाले रोग से बच सके। तो ये इंडिविजुअल्स का अपना प्रैक्टिस है ना। ये तो उस माँ ने खुद से सोचा कि मैं अपने बच्चे को क्या करवा दूं, वैक्सीनेशन करवा देती हूँ, इम्यूनाइजेशन करवा देती हूँ, ताकि क्या हो, आने वाली डिजीज से बच सके। तो ये होता है इंडिविजुअल बिहेवियर। अब ये सारे फैक्टर्स के बाद अब आते हैं हम नर्सिंग प्रैक्टिसेस पे, है ना। हमने पहले पब्लिक हेल्थ देख रखा है, कम्युनिटी हेल्थ देख रखा है, अब बारी आती है पब्लिक हेल्थ नर्सिंग की, है ना। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग की, तो पब्लिक हेल्थ नर्सिंग के बारे में कहा गया है कि इट इज अ पॉपुलेशन फोकस्ड कम्युनिटी नर्सिंग प्रैक्टिस विद द गोल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड डिसेबिलिटी बाय क्रिएटिंग द कंडीशंस वेयर पीपल कैन बी हेल्दी। मतलब क्या हुआ कि वैसा नर्सिंग प्रैक्टिस जो कि किस पे फोकस हो, पॉपुलेशन पे फोकस किया हुआ हो, है ना। वैसा नर्सिंग प्रैक्टिस जो कि पॉपुलेशन पे फोकस हो, और वो भी किस पर्पस से, क्या गोल से, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड डिसेबिलिटी, है ना। और कैसे, बाय क्रिएटिंग द कंडीशंस वेयर पीपल कैन बी हेल्दी। मतलब वैसा नर्सिंग प्रैक्टिस जिसमें हम एक वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसमें पीपल हेल्दी हो, और किस पे फोकस हो, बेसिकली पॉपुलेशन पे, बहुत बड़े पैमाने पे लोगों के ऊपर वो क्या हो, उसका जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं वो फोकस हो, कि हम जो काम करें वो बहुत बड़े पैमाने पे लोग को क्या रखे, हेल्दी रख सके। तो वो क्या कहलाएगा, वैसा नर्सिंग क्या कहलाएगा, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग। और ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन दिया गया था ANA, मतलब वो इसका अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन। क्या मतलब है ANA का, मतलब अमेरिकन, आप लोग साथ ही साथ नोट भी करते जाएं, अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन। और वो भी कब दिया गया था, 1999, है ना, 1999। ये जो डेफिनेशन दिया गया था अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन के द्वारा किया है, और कब है, 1999 में, है ना। अब इसके बाद बारी आती है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग पढ़ लिए, अब आते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में कहा गया कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज द सिंथेसिस ऑफ नर्सिंग एंड पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस अप्लाइड टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन। मतलब वैसा नर्सिंग प्रैक्टिस वैसा प्रैक्टिस नर्सिंग का जो कि कहां पे बेस्ड हो, प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन के हेल्थ को प्रमोशन पे और हेल्थ के ही प्रोटेक्शन पे। हम कई बार बताएं कि जब भी हेल्थ की बात करेंगे तो एज ए मेडिकल प्रोफेशनल और नर्सिंग प्रोफेशनल हम सिर्फ रोगी को बचाएंगे ही नहीं, जो हेल्दी हैं उनके हेल्थ को बनाए भी रखेंगे, है ना। इसीलिए क्या है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है कि प्रमोट तो करेंगे, साथ ही साथ प्रोटेक्ट भी करेंगे जो कि हेल्दी पॉपुलेशन है ना। तो ये था कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। और ये डेफिनेशन दिया गया है, विलियम्स के द्वारा, है ना। ये डेफिनेशन दिया गया है विलियम्स के द्वारा, वो भी कब, 2000 में। ये डेफिनेशन दिया गया है विलियम्स के द्वारा, वो भी 2000 में। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, और अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होता है। तब तक के लिए आप कमेंट में बताएं कि आपको कोई डाउट है या नहीं है, समझ में आ रहा है लेक्चर, नहीं आ रहा है। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड एंड कीप स्टडीइंग। थैंक यू।